नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण हैं। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल पर आपको अर्थशास्त्र विषय से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों की क्लासें मिलेंगी जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर है किसके? एक के, एक से ज़्यादा, एक से कम या कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, आयताकार अतिपरवलय वक्र का जो आकार होता है वह 1 के बराबर होता है और AFC को आयताकार अतिपरवलय वक्र कहा जाता है। आयताकार अतिपरवलय वक्र जो होता है उसका आरेख अगर बनाया जाए तो यह मूल बिंदु की उन्नतोदर होता है। इसे क्या कहते हैं? AFC कहा जाता है, आयताकार अतिपरवलय वक्र, जिसके x अक्ष पर उत्पादन और y अक्ष पर AFC को दिखाया गया है, जो यह बताता है कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होती है? बढ़ती होती है। जैसे यह उत्पादन है y अक्ष पर, तो उत्पादन जब बढ़ा है तो औसत स्थिर लागत इतनी है, और उत्पादन कम हो गया तो औसत स्थिर लागत जो होगी बढ़ गई। तो औसत स्थिर लागत और उत्पादन के बीच जो है वह विपरीत संबंध देखने को मिलता है। किसमें? AFC में। और AFC को आयताकार अतिपरवलय वक्र कहा जाता है और जिसकी लोच इकाई के बराबर होती है या 1 के बराबर होती है। तो दिए गए ऑप्शनों में 1 जो है ए में दिया गया है, ए आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा AFC निकालने का एक सूत्र भी है, तो यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो AFC बराबर होता है TFC अपान TQ। TFC अपान TQ जो होता है AFC निकालने का सूत्र होता है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट हो जाएगी, एवरेज टोटल कास्ट हो जाएगी और टोटल क्वांटिटी हो जाएगी, कुल मात्रा हो जाएगी। इससे क्या होता है? AFC निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री का नाम? मार्क्स, क्लार्क, नाइट, कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शनों में कोई नहीं है, क्योंकि लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया, शुम्पीटर द्वारा दिया गया था, और शुम्पीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके अलावा लाभ के कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत प्रोफेसर JB क्लार्क द्वारा दिया गया, लाभ का लगान सिद्धांत वाकर द्वारा दिया गया, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत साइकिल ने प्रतिपादित किया। इसके अलावा लाभ का बीमा अयोग्य जोखिम वहन पुरस्कार जो है यह प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया, और लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत हम बता ही चुके हैं, शुम्पीटर द्वारा दिया गया। प्रावैगिक सिद्धांत जो है JB क्लार्क द्वारा दिया गया। इसके अलावा लाभ का मांग एवं पूर्ति सिद्धांत जो है JK मेहता द्वारा दिया गया। तो यह लाभ के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, 2 स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी? तो 2 स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, उनकी आड़ी लोच क्या होगी पूछा गया है। कम, बहुत ऊंची, अनंत या बहुत कम। तो 2 स्थानापन्न वस्तुओं के मांग की आड़ी लोच जो होती है वह अनंत होती है। अनंत किसमें? D ऑप्शन में दिया गया है, D आंसर सही है। और मांग की आड़ी लोच किसे कहा जाता है, या मांग की आड़ी लोच का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया? तो मांग की आड़ी लोच का विचार सबसे पहले जो है थॉमस मूर ने दिया था, और रॉबर्ट टिफिन ने मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किया, मूल्य के सिद्धांत में इसका प्रयोग किया। मांग की आड़ी लोच होती है, तो मांग की आड़ी लोच होती है A वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे B वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन जब देखने को मिलता है तो उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। या कह सकते हैं कि जब
किसी एक वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन से किसी संबंधित वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। मांग की आड़ी लोच विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग होती है। जैसे अगर वस्तु क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो वस्तु जब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो मांग की आड़ी लोच 0 होगी। जब वस्तुएं एक दूसरे के पूरक हैं तो मांग की आड़ी लोच होगी ऋणात्मक या निगेटिव। जब वस्तुएं एक दूसरे से स्थानापन्न हैं तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक होगी, और जब वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होंगी तो मांग की आड़ी लोच अनंत होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच जो होगी अनंत होगी। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है 2 वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, तो अनंत हो जाएगी। सी आंसर सही। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 4 नंबर। आभास लगान कब उत्पन्न होता है? दीर्घकाल में समय पूछा गया है, अति अल्पकाल में, अल्पकाल में, अति दीर्घकाल में। तो जब आभास लगान उत्पन्न होने की बात आती है तो उसमें आ से आभास और आ से अल्पकाल। तो ध्यान रखना है, आभास लगान जो होता है वह अल्पकाल में उत्पन्न होता है, और यह अस्थायी अतिरेक अल्पकाल में वस्तुओं या सेवाओं से मिलने वाला अस्थायी अतिरेक जो होता है उसे आभास लगान कहा जाता है। आभास लगान का प्रतिपादन जो हो मार्शल द्वारा किया गया, तो यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आभास लगान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो प्रोफेसर मार्शल द्वारा आभास लगान का सिद्धांत किया गया। QR बराबर हो जाएगा P माइनस AFC अगर है तो उसे क्या कहते हैं, आभास लगान कहा जाता है। अर्थशास्त्र में लगान के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत प्रचलित है, जिनमें रिकार्डो का लगान सिद्धांत है जिसे क्लासिकल लगान सिद्धांत कहा गया, आधुनिक लगान सिद्धांत है जिसे जॉन रॉबिन्सन का लगान सिद्धांत कहा जाता है, और आभास लगान सिद्धांत। तो आभास लगान सिद्धांत के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब क्लासिकल का लगान सिद्धांत जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है उसे क्लासिकल का लगान सिद्धांत कहा जाता है, और यह दुर्लभता का लगान सिद्धांत भी कहा जाता है, और विभेदात्मक लगान सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात रिकार्डो द्वारा दुर्लभता और विभेदात्मक लगान सिद्धांत की बात की गई है। इसके अलावा सीमांत भूमि पर कोई लगान नहीं उत्पन्न होता है, यह रिकार्डो बताते हैं, और अधिसीमांत भूमि पर जो है लगान उत्पन्न होता है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान बराबर हो जाता है अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज। इसी प्रकार से आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार जो है आधुनिक लगान सिद्धांत की व्याख्या जो है रॉबिन्सन द्वारा की गई थी, जेम्स मिल द्वारा की गई थी सबसे पहले व्याख्या, और वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय जो है जॉन रॉबिन्सन को है। जॉन रॉबिन्सन बताते हैं वास्तविक आय से जब अवसर लागत को घटाया जाता है तब क्या होता है, आधुनिक लगान सिद्धांत प्राप्त होता है। तो यह लगान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम में मिलती हैं। अगला है 5 नंबर प्रश्न, जब AC गिरती है तब MC क्या होगी? मतलब जब एवरेज कास्ट गिरती है तो मार्जिनल कास्ट क्या होगी? तो इसको एक आरेख के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यह आरेख जो है जिसमें यह वक्र जो है MC वक्र को दिखाता है मार्जिनल कास्ट को, और यह वक्र AC वक्र को दिखाता है। यह संतुलन की बात करता है, E बिंदु है। और अब इस आरेख के माध्यम से AC और MC में संबंध जो पाए जाते हैं वह 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, 3 तरह के संबंध होते हैं। पहला जो संबंध होता है, पहले संबंध में क्या है, जब AC गिरती है, जब AC गिर रही है तो MC भी गिर रही है। तो कहने का मतलब है कि जब AC गिरती है तो MC भी गिरती है। एक तो यह संबंध हो गया। दूसरा संबंध हो गया, जब AC वक्र को MC वक्र नीचे से काटती है, जब AC वक्र को MC वक्र नीचे से काटती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब AC वक्र न्यूनतम होती है तो MC वक्र AC वक्र को काटता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती हैं, मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट बराबर हो जाती हैं। तो यह दूसरा संबंध है। और तीसरा संबंध यह है, जब AC बढ़ता है, मतलब जब AC बढ़ रहा है तो MC भी बढ़ रहा है, मार्जिनल कास्ट भी बढ़ रहा है E बिंदु के बाद, लेकिन MC
में जो बढ़ने की गति है वह ज़्यादा है एसी की तुलना में। तो यह तीन संबंध जो हैं एसी और एमसी में देखने को मिलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है जब एसी गिरती है तब एमसी क्या होता है, तो एमसी भी गिरती है, और यह ए में दिया गया है, ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो यह सबको पता होगा 1966 और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है खरीफ के फसल से मानी जाती है। मुख्य रूप से गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का की फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पे देखने को मिला, तो सबसे ज़्यादा जो है वह गेहूं पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला है। भारत में जो हरित क्रांति आई वह उन्नत बीज, उर्वरक एवं सिंचाई, यह तीन कारकों का सम्मिलित परिणाम थी। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 सी में दिया गया है, सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, कथन किसका है, तो यह कथन जो है वाकर का है और वाकर ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला है आभास लगान की अवधारणा दी, तो अभी हम पीछे क्वेश्चन में अध्ययन कर चुके हैं कि अल्पकाल में मिलने वाला अस्थायी अतिरेक जो होता है वह आभास लगान है, और आभास लगान की अवधारणा जो है प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई, सी आंसर सही हो जाएगा 8 में। 9 नंबर प्रश्न है अधिकतम बिक्री सिद्धांत के प्रतिपादक रहे कॉल्डार, बामल, हिक्स, हाल एवं हिच, तो अधिकतम बिक्री सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर बामल को माना जाता है। इसके अलावा फर्म के उद्देश्य के रूप में जो लाभ या समृद्धि या प्रबंधकीय उपयोगिता, यह 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। तो पहला जो मॉडल है वह बिक्री अधिकतमीकरण का मॉडल है, यह प्रोफेसर बामल द्वारा दिया गया था। और दूसरा जो मॉडल है फर्म के उद्देश्य के रूप में समृद्धि अधिकतमीकरण का मॉडल मॉरिस द्वारा दिया गया। और तीसरा मॉडल है फर्म के उद्देश्य के रूप में प्रबंधकीय उपयोगिता सिद्धांत, तो यह जो है विलियमसन द्वारा दिया गया। कुछ मांग के सिद्धांत हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे मांग का गणनावाची उपयोगिता सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया। मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत सैमुअल्सन द्वारा दिया गया। मांग का तटस्थता वरीयता सिद्धांत जो है हिक्स द्वारा दिया गया। और मांग के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत जो है न्यूमैन मर्गरसन द्वारा दिया गया। तो अधिकतम बिक्री सिद्धांत ध्यान रखने वाली बात है, बामेल द्वारा दिया गया, बी आंसर सही है 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न है विकुंचित मांग वक्र परिकल्पना के प्रतिपादक हैं, तो विकुंचित मांग वक्र परिकल्पना के प्रतिपादक प्रोफेसर स्वीजी हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक वक्र यू आकार का नहीं हो सकता, तो भी हम अभी तक 10 तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं इन 10 तक क्वेश्चनों में हम यह दिए गए ऑप्शनों में सबका अध्ययन कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने जाना कि एसी और एमसी का वक्र कैसा होता है, यह वक्र जो होगा वह एसी का होगा, यह वक्र एसी का है और यह एमसी का है, तो यह एसी और एमसी यू आकार के हो गए, तो यह एसी और एमसी यू आकार का होता है। इसके अलावा हम लोगों ने अध्ययन किया एएफसी का, तो एएफसी क्या है, आयताकार अतिपरवलय है जिसकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, तो एएफसी जो है यू आकार का नहीं होगा, तो ए आंसर सही है। अगला प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा प्रस्तुत की, तो प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा जो है हिक्स द्वारा दी गई, प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा हिक्स द्वारा दी गई। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है उपभोग पर रैचेट प्रभाव के प्रेक्षक हैं, तो उपभोग पर रैचेट प्रभाव डिवीजन वरी दिया गया है, तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर प्रश्न है जीएनपी और जीडीपी में अंतर है किसका, शुद्ध निर्यात का, विदेशों से शुद्ध साधन आय का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, सकल विदेशी विनियोग का, तो जीएनपी और जीडीपी में जो मुख्य अंतर है विदेशों से शुद्ध साधन आय का, बी आंसर सही है 14 नंबर प्रश्न में। अगला 15 नंबर प्रश्न है निम्न राज्यों में से 2022-23 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही, तो तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा रही दिए गए ऑप्शनों में। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में की गई थी चैम्बरलिन आयोग द्वारा। 16 का सही आंसर बी है।
और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अगला है कस्टम यूनियन तटकर संघ द्वारा व्यापार सृजन एवं व्यापार विवर्तन प्रभावों से संबंधित नाम है। व्यापार सृजन एवं व्यापार विवर्तन से संबंधित नाम मार्शल, जे वाइनर, मार्टिन हैबरलर। तो जे वाइनर का है, बी आंसर सही है 17 नंबर प्रश्न का। अगला 18 नंबर प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो क्या मिलाना है इसमें देखते हैं। रोजगार गुणक, तो रोजगार गुणक की अवधारणा R.A. काहन द्वारा दी गई। तरलता जाल की अवधारणा जो है कीन्स द्वारा दी गई, और जिसमें क्या बताया जाता है कि इसके नीचे तरलता जाल के नीचे जो है ब्याज जो है नहीं घटेगी, यह बताया जाता है। और इसके बाद मुद्रा की तटस्थता की बात जो है पेटिंकन अपने वास्तविक से सिद्धांत में करते हैं। और तरलता विविधता जो है जेम्स टोबिन द्वारा की गई बात है। तो ए का 2 से मिलान, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 4 से। तो 2, 3, 1, 4 ए में दिया गया है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। अगला 19 नंबर प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, इस बैंक ऑफ इंडिया यह भी नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह भी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण के बाद 1955 में की गई थी। और गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर SBI की स्थापना की गई। RBI की स्थापना हम लोग जान चुके हैं 1935 में की गई और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अगला प्रश्न है किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप कहा जाता है। M1, M2, M3, M4। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है इसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप कहा जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति का जो विस्तृत माप है वह M3 को कहा जाता है। यह मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में 4 वैकल्पिक माप जो हैं 1977 में दिए गए थे। इन 4 वैकल्पिक मापों में M1, M2, M3 और M4 हैं। M1, M2, M3 और M4 हैं। यह जो वैकल्पिक माप हैं यह तरलता के घटते क्रम में है, जिसमें अगर M1 की बात की जाए तो M1 में C प्लस DD प्लस OD को शामिल किया जाता है। C मतलब होता है सर्कुलेशन करेंसी, D मतलब डिमांड डिपॉजिट और OD मतलब अदर डिपॉजिट को M1 में शामिल किया जाता है। और M2 में M1 प्लस डाकघर की बचत जमाओं को M2 में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से M3 में M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है, तथा M4 में M3 को भी शामिल किया जाता है प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जिसमें सेविंग और टाइम डिपॉजिट दोनों को शामिल किया जाता है। अब यह जो मुद्रा पूर्ति की माप हैं यह तरलता के घटते क्रम में है, मतलब M1 सबसे ज़्यादा तरल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे अतरल जो हो जाएगा वह M4 हो जाएगा। और M1 और M3 के जो अलग अलग माप हैं, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है और M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा गया विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, तो M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। सी आंसर सही है। और M1 पूछा जाता, तो अगर पूछा जाता संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है तो M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। या इससे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से संकीर्ण मुद्रा है तो M1 हो जाता है, या पूछा जाता है M1 को क्या कहा जाता है तो संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ परिस्थितियां बदली और 1998 में RBI ने YB रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिस समिति ने मुद्रा पूर्ति के जो है 4 मुद्रा पूर्ति के 2 प्रकार के माप निर्धारित किए, जिसमें मौद्रिक माप 4 ही थे और 3 तरलता के माप भी निर्धारित किए। अब मौद्रिक माप के लिए YB रेड्डी समिति जो 1998 में गठित की गई, उसने M1 के स्थान पर क्या कर दिया, M0 कर दिया। तो यह ध्यान रखना है, M0, M1, M2 और M3 यह मौद्रिक माप जो हैं 1998 में गठित YB रेड्डी द्वारा मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में किए गए। इसी प्रकार से 3 तरलता माप जो है YB रेड्डी समिति ने ही गठित किए। तरलता माप के संदर्भ में L1, L2 और L3 का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा अब इसमें भी कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे M0 को क्या कहा जाता है, M1 को क्या कहा जाता है, M3 को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, M0 आरक्षित मुद्रा,
या मौद्रिक आधार कहा जाता है M0 को। M1 संकीर्ण मुद्रा कहलाती है और M3 जो है वह व्यापक मुद्रा कहलाती है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मुद्रा गुणक क्या है, तो मुद्रा गुणक की अगर बात की जाए तो M3 अपान M0 को मुद्रा गुणक कहा जाता है। M3 अभी हम लोग जाने हैं कि M3 जो है बृहद या व्यापक मुद्रा है और M0 जो है उच्च शक्ति मुद्रा या आरक्षित मुद्रा है। तो मुद्रा गुणक जो है वह उच्च शक्ति मुद्रा या जो है ब्रॉड मनी के बीच जो है संबंध बताता है मुद्रा गुणक। इसी प्रकार से मौद्रिक गहनता किसे कहते हैं, मौद्रिकरण किसे कहते हैं, अभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौद्रिक गहनता जो है वह M3 अपान GDP के रूप में व्यक्त की जाती है और मौद्रीकरण जो है M1 अपान GDP के रूप में व्यक्त की जाती है। मौद्रिक गहनता है और यह मौद्रीकरण है, ध्यान रखना है, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न का जो महत्वपूर्ण जो आंसर है वह है C, और यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे एग्जाम की दृष्टि से उन समस्त प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि, तो मुद्रा को अवमूल्यित करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार करना होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार कब होगा, जब हमारा आयात कम होगा और निर्यात ज़्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। अब आयात कब कम होगा, जब हमें विदेशों में वस्तुएं जो है महंगी मिलेंगी तब हम आयात कम करेंगे। और निर्यात ज़्यादा कब होगा, तो जब हमारी वस्तुएं जो है सस्ती होंगी तो निर्यात ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति अवमूल्यन, जब अपने देश का कोई देश जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है, देखते हैं, आयात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात महंगे नहीं, आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, आयात जब महंगे हो जाते हैं तो आयात कम होता है और निर्यात क्या होता है, जब सस्ते हो जाते हैं तो निर्यात ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 22 नंबर प्रश्न है। उरुग्वे दौर के अंतिम वार्ता के दौरान जो है 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। 22 में यही पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो डी आंसर सही है। निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, तो निम्न चित्र जो है किसका है, सामान्य का या आंशिक का, तो यह चित्र जो है आंशिक संतुलन की बात करता है। और आंशिक संतुलन की बात जो है प्रोफेसर मार्शल द्वारा की गई है और सामान्य संतुलन की बात प्रोफेसर वालरा द्वारा की गई। तो सही आंसर जो है 23 का बी है। अगला है 24 नंबर प्रश्न। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन, तो यह कथन जो है JB से का क्लासिकल अर्थशास्त्री JB से द्वारा कहा गया है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। दिए गए ऑप्शनों में मिल और रिकार्डो जो है क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, कीन्स नहीं है। अगला प्रश्न है, शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे, पीटर ए पायर, एजवर्थ मार्शल, पॉल स्यूजी। तो शून्य आधार बजट वह बजट है जिसमें प्रत्येक मद को नई मानकर नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट कहा जाता है। और शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। अब सूर्यास्त या शून्य आधारित बजट की सबसे पहले प्रयोग जो है अमेरिका में 1970 में किया गया और 1970 में अमेरिका में पीटर ए पायर द्वारा इस बजट की अवधारणा को लागू किया गया। भारत में 1987-88 में शून्य आधारित बजट को लागू किया गया। तो दिए गए ऑप्शनों में ए आंसर सही हो जाएगा। भारत में जो है राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी विभागों में शून्य आधारित बजट जो है लागू किया था। खर्चों पर अंकुश लगाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है शून्य आधारित बजट है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न समीक्षात्मक दृष्टि से भी हम लोगों ने सॉल्व किया, जो एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्नों को जिसमें जानने का प्रयास किया गया और